हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी वाला। आप सभी लोगों का स्वागत है सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालवीय और मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री को। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुछ ही दिनों में सीयूईटी के एग्जाम्स होने वाले हैं। उसी के मद्देनजर आप लोगों के लिए ये सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं और आज हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के एक बेसिक इंट्रोडक्शन को, एक परिचय को जानेंगे इस सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहले हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के इंट्रोडक्शन या इतिहास के एक परिचय को जानेंगे। देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री। तो इतिहास के जो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन वी हैव दी डिफाइन द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस या पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात की जाएगी। सिलेबस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज पर सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो सीयूईटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस होगा उसे हम डिटेल में आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे सामने, जैसे कि हमने बोला था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। इट मींस यहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास से आप क्या समझते हो दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि हमारे ही पूर्वजों या हमारे ही इतिहासकारों के द्वारा यह बताया गया है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक प्रकार का ग्रंथ होता है दैट कंटेन्स द स्टोरीज ऑफ पास्ट, जो अतीत में हुई घटनाओं को क्या करता है, संग्रहित करता है, संकलित करता है। कहने का अर्थ यह हुआ हिस्ट्री एक प्रकार का ग्रंथ है, इतिहास एक प्रकार का टेक्स्ट है जिसमें जिसमें कि अतीत में हुई घटनाओं को संकलित किया जाता है, जिसमें पास्ट में हुए इवेंट्स को कंपाइल किया जाता है। बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो क्या बोलेंगे, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑल द इवेंट्स दैट हैपन्स इन द पास्ट। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि इतिहास के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं को रखा जाता है, उन्हीं इवेंट्स को हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के रूप में कंसीडर करते हैं जो डेफिनेटली हुए हैं, जो निश्चित रूप से हुए हैं। ठीक है ना? पास्ट या अतीत में तो कई सारी चीजें हो रही हैं, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन उन सभी इवेंट्स को हम इतिहास के बुक में, नोटबुक में कंपाइल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं इवेंट्स को कंपाइल करते हैं, हम उन्हीं इवेंट्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स बोलते हैं जिनके हमारे पास क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। इट मींस जो डेफिनेटली परफॉर्म हुए हैं, जो निश्चित रूप से हुए हैं। और जो निश्चित रूप से हुए हैं इसका मतलब हमारे पास उन घटनाओं के कुछ सोर्सेस होंगे, जैसे कि हमने बताया कि इस सेशन में हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे। तो जो डेफिनेटली परफॉर्म हुए हैं, जो वास्तविक रूप से घटनाएं घटी हैं, उनके हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। और जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के, पहला आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक, दूसरा लिटरेरी या साहित्यिक। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स। एंड कई बार हम ये समझते हैं या हमें ऐसा लगता है कि इतिहास के अंदर सिर्फ राजा महाराजाओं या युद्ध से संबंधित कहानियों की चर्चा होती है। दोस्तों तो ध्यान रखें, इतिहास में ना सिर्फ राजा महाराजा और युद्ध से संबंधित कहानियां होती, बल्कि इतिहास के अंतर्गत मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी चीजों का जो इवेल्यूशन हुआ है उसे भी एक क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। इट मीन जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन जो इवेल्यूशन हुआ है, वो सब कुछ भी इतिहास का ही हिस्सा होता है। इट मीन्स हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ वॉर्स, but it also tells the evaluation of human society, human civilizations etc. तो आई थिंक सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। उससे पहले हम एक चीज और ध्यान रखें। हिस्ट्री वर्ड जो ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। हिस्ट्री वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और इसे कहा जाता है हिस्टोरिया। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो किसी ना किसी वर्ड से ड्राइव हुए हैं। लाइक जियोग्राफी वर्ड की बात करें, हिस्ट्री वर्ड की बात करें, तो हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है द नॉलेज गेदर्ड विथ इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब कि खोजबीन के आधार पर गेदर किया गया, कलेक्ट किया गया नॉलेज ही इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इट मींस द नॉलेज दैट गेदर्ड विथ इन्वेस्टिगेशन। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इतिहास से संबंधित या पास्ट इवेंट्स को कंपाइल करते हुए एक टेक्स्ट लिखा था, उनका नाम था हेरोडोट्स। इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोट्स को, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम क्या था, हेरोडोट्स। तो एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
हेरोडोट्स को माना जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हु वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हमारा आंसर होगा हेरोडोट्स टू बी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने पास्ट में, अतीत में हुई घटनाओं को कंपाइल किया, जिसका नाम था हिस्टोरिका। और ये जो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, इसमें इंडिया की इतिहास को भी सबसे पहले मेंशन किया गया था। सबसे पहले भारत के इतिहास को मेंशन किया गया था हेरोडोट्स के द्वारा। किस बुक के अंदर? हिस्टोरिका के अंदर, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इंडिया में जो पर्शियंस इन्वेजन्स हुए थे उसकी बात यहाँ पे मेंशन की गई थी। सभी लोगों को बात समझ में आ चुकी है? तो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया। हिस्ट्री वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं जहां पे हम बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जो प्रीवियस, जिसके हमारे पास क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं, जो डेफिनेटली हुए हैं और जिनके हमारे पास सोर्सेस हैं। अब बात करेंगे हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करें या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास होते हैं बेसिकली दो टाइप के सोर्स, जिसमें कि एक होता है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा होता है लिटरेरी, और जो तीसरा सोर्स आप लोग देख रहे हैं वो फॉरेनर्स ट्रेवल अकाउंट, भी एक प्रकार के लिटरेरी या साहित्यिक स्रोत ही होते हैं। सभी लोगों को बात समझ में आ गई? अब एक एक करके वन बाय वन हम इन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आया आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा, उत्खननकर्ताओं के द्वारा खोजबीन की गई है, जिनका उत्खनन किया गया है और ये हमें प्राप्त हुई है, जिनको देखकर, जिनको समझकर हम एक समय के बारे में, एक टाइम के बारे में, उस समय के में जो लोग रहा करते थे उनके बारे में एक स्टडी करते हैं, तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वो होता है आपका फोसिल्स, यानी जीवाश्म। फोसिल्स मतलब जीवाश्म या अयस्क। अब देखिए, फोसिल्स की अगर बात करें तो इसमें हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे समझे, कनेक्ट करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इन टॉपिक्स या इन पीरियड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हुई है, लाइक अयस्कों से, फोसिल्स से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वहां पे कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, कुछ ऐसे ग्रेप्स मिले हैं अलग अलग एरियाज में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स या प्री हिस्टोरिकल साइट्स में, जहां पे ह्यूमन और डॉग्स को साथ में दफनाया गया है। इस तरह के टूम हमें प्राप्त हुए। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमें बताते हैं उस समय के बारे में, उस इवेंट के बारे में, तो ये कहलाता है आपका एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। देन वी हैव द अनदर वन इज इंस्क्रिप्शंस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, और इंडियन हिस्ट्री के सबसे एंशिएंट, सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के, जिन्हें 1837 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले डिकोड किया गया था। उसकी लैंग्वेज को समझने में उसे सफलता प्राप्त हुई थी, और उसी के बाद उसने बताया कि इन अभिलेखों में क्या बातें मेंशन की गई है, और उससे हमें पता चला कि प्राचीन काल में एक महान शासक हुआ जिसका नाम सम्राट अशोक था, और उसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अभिलेख भी एक प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। देन भी है मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों ध्यान रखें, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारकें, बिल्डिंग्स जो कि अतीत में जिनका निर्माण किया गया था, और उन्हें भी देखकर, उन्हें भी हम स्टडी करके समझते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में। जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, और भी कई सारे बिल्डिंग्स हैं, कई सारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, जिससे हमें अतीत के बारे में, जिससे हमें पास्ट के बारे में एक सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी एक प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आते हैं कॉइन्स, इट मीन सिक्के, और कॉइन्स के माध्यम से भी हमें अतीत के बारे में कई प्रकार के सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गुप्त एम्पायर की बात करें तो गुप्त शासकों के द्वारा कई प्रकार के कॉइन्स इशू किए गए थे, सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें एक प्रकार के गोल्ड कॉइन्स हमें प्राप्त हुए, जिसमें एक शासक का नाम अंकित मिलता है जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और उस सिक्के के दूसरे साइड में समुद्रगुप्त के ही बीणा वादन करते हुए चित्र प्राप्त होते हैं। इससे यह पता चला कि भाई गुप्त काल में एक महान शासक हुआ जिसका नाम समुद्रगुप्त था, और ये राजा बीणा वादन किया करता था। इट मींस ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। और साथ ही ये भी पता चला कि भाई बीणा जो है वो हमारे इंडिया का एक प्राचीनतम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी
सबसे पहले या काफी पुराने जमाने से पहले के समय से वीणा वादन किया जाता था। तो ये इस तरह की जानकारी हमें कॉइन्स से प्राप्त हुई। इसके अलावा दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इसके अलावा जो चीजें आती हैं उसमें स्टोन टूल्स भी आते हैं, पोट्रीज यानी मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, इसके अलावा स्टेच्यूज यानी मूर्तियां भी आती हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ही क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। सभी लोगों को बात क्लियर। अब आते हैं सेकंड नंबर के सोर्सेस में, जिसमें हम देख रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। दोस्तों लिटरेरी सोर्सेस किन्हें कहा जाता है? ऐसे सोर्सेस जिन्हें हम रीड कर सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जिन्हें कंपाइल किया गया है, जिन्हें लिखा गया है, उन्हें कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत स्क्रिप्ट्स आती हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट जिन्हें हम रीड कर पाए हैं, जिन्हें हम समझ पाए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हैं जिन्हें अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिली है उसे अभी तक डेसिफर या उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो लिटरेरी सोर्स मतलब जिन्हें रीड किया जा सकता हो, जिन्हें समझा जा सकता हो, जिन्हें पढ़ा जा सकता हो, उन्हें कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। अब ये जो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इन्हें हम दो कैटेगरी में, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स या धार्मिक साहित्यिक स्रोत, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स या धार्मिक साहित्यिक स्रोत। और सेकंड होता है नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स या गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों अगर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। हमारे भारतीय इतिहास में हमें कई प्रकार के धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनसे हमें इतिहास के एंशिएंट पीरियड की सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे कि रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक। ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार के धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं। ना सिर्फ हिंदू धर्म, अगर हम जैनिज्म की बात करें तो आगम लिटरेचर, बुद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय सूक्त और अभिधम्म पिटक, यहां से हमें सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है प्राचीन काल की। इसके अलावा नॉन रिलीजियस अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो इसमें कई प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जो उस समय के इतिहासकारों और फिलोसोफर्स के द्वारा कंपाइल किए गए, लिखे गए। फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, और उस बुक के माध्यम से हमें मौर्य डायनेस्टी के दौरान, मौर्य एम्पायर के दौरान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस थी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो तरीके थे, उसके बारे में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। इसी के अलावा मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी, देवी चंद्रगुप्त, और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो एंशिएंट टाइम में, मीडिएवल टाइम में लिखे गए, कंपाइल किए गए, जो कि एक प्रकार के क्या कहलाते हैं, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, क्योंकि उसमें रिलीजन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस में मेन कॉन्सेप्ट या मेन फोर्स जो रहा है वो रहा है धर्म के ऊपर। अब तीसरे नंबर पे आते हैं और वो है फॉरेनर्स ट्रेवल अकाउंट या विदेशियों के विवरण, विदेशियों के यात्रा वृतांत। और दोस्तों आप सभी जानते हैं क्योंकि इंडिया प्रारंभ काल से ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है, इंडिया में कई प्राचीन समय से ही संपन्नता रही, आदिकाल से ही लोग भारत आते रहे, ट्रेवलर्स इंडिया आते रहे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग देशों से, अलग अलग सिविलाइजेशन से। तो ऐसे ही विदेशियों के द्वारा जब भारत के बारे में विवरण किया गया, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर हम बात करें वेलफेयर के बारे में जो बखान किया गया, तो उन्हें भी हम एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस मानते हैं। अब हम एंशिएंट टाइम के अगर कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करें तो इसमें चाइनीज ट्रेवलर्स काफी ज्यादा फेमस हुए, जिसमें चीन का एक यात्री भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, जिसका नाम था फाहयान। फाहयान नाम का चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया और लगभग 14 से 15 वर्षों तक रहा। इसने कई प्रकार की इंफॉर्मेशन भारत के बारे में अपने ग्रंथों में मेंशन करी। दूसरा नाम आता है दूसरा चीनी यात्री हुएनसांग, जो पुष्यभूति वंश के एक महान शासक हर्षवर्धन के समय भारत आया और लगभग 15 से 16 वर्षों तक भारत में रहने के बाद इंडिया के अंदर जो बुद्धिज्म था, जो बुद्ध धर्म था, उसको अच्छे से जाना, समझा और अपने एक ग्रंथ सीयूकी में इंडिया के बारे में कई बातों को मेंशन किया। 6वीं शताब्दी एडी में एक और चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था इत्सिंग, और इत्सिंग ने भी अपने ग्रंथों में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन भारत के बारे में मेंशन करी। दोस्तों अगर हम मीडिएवल टाइम की बात करें, मध्यकालीन समय की बात करें, तो गजनबी के भारत पर आक्रमण के साथ साथ कुछ विदेशी स्कॉलर्स इंडिया में आए, जिसमें अलबरूनी, उत्बी, फारूकी और फिरदौसी के नाम काफी फेमस हैं।
दूसरी बात अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द मीडिएवल टाइम, अगर हम दिल्ली सल्तनत के समय की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, जिसने रहला नामक बुक लिखी और उसमें उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी। और इसी के अलावा अगर हम देखें तो और ज्यादा जब हम विजयनगर साम्राज्य की या फिर मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो कुछ इटालियन ट्रेवलर्स भी भारत में आए जिसमें नाम आते हैं निकोलस मनुची, निकोलस कॉन्टी के। तो इस तरह के जो फॉरेनर्स थे इन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया के बारे में अपने ग्रंथों में मेंशन करी थी। तो ये भी एक प्रकार के लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। अब आप ध्यान रखें कि हम इतिहास में किसी भी घटना को ऐतिहासिक घटना नहीं मानते, हम उसी घटना को ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल इवेंट्स मानते हैं जो इन 3 कसौटियों में से किसी एक कसौटी पर खरी उतरती है, या फिर इन तीनों में से किसी पर भी, या किसी भी चीज का अगर हमें एग्जाम्पल या उदाहरण या फिर हमें एविडेंस प्राप्त होता है किसी घटना के बारे में तो हम उसे हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में मानते हैं। तो सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या क्या होते हैं या सोर्सेस क्या क्या होते हैं, और इनके बेसिस पर ही कोई भी घटना ऐतिहासिक घटना है या नहीं है उसके बारे में हम निर्णय लेते हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन दी अनदर पार्ट, और अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इंडिया के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज, यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी एंड देन वी हैव नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एपिग्राफी। एपिग्राफी को माना जाता है, एपिग्राफी को बोला जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों में जो भाषा का उपयोग किया जाता है, जो लैंग्वेज का, जो स्क्रिप्ट का, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। जबकि न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया है अगला टॉपिक जिसमें हम सिलेबस ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, और मुझे लग रहा है सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे सभी लोगों को ये पता है कि भारत का इतिहास अगर जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस होता है, सबसे वास्ट सिलेबस होता है जीएस में हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस है इसीलिए इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट बनाए गए इंडियन हिस्ट्री के, जिन्हें हम बोलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, और मॉडर्न या आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो ये 3 इंडिया के हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। अब सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट या प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की, क्योंकि इन तीनों ही पार्ट में, इन तीनों ही भारत के इतिहास में सबसे लंबा समय अगर किसी पीरियड का रहा तो वो रहा किसका? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। इसीलिए अब सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये सबसे लंबा समय हुआ एंशिएंट पीरियड में इंडियन हिस्ट्री का, तो इसे भी हमने 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया, जिन्हें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब प्री हिस्टोरिक को कहा जा सकता है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आग ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल। सभी लोगों को बात क्लियर? क्योंकि ये सबसे लंबा समय था इसीलिए इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक पीरियड। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन तीनों में भी सबसे लंबा समय रहा किसका? प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल का। इसीलिए इस प्रागैतिहासिक काल को भी फर्दर क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, 2 पार्ट में। और इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो 2 पार्ट हैं उन्हें हम जानते हैं सबसे पहले स्टोन एज के नाम से, स्टोन एज या पाषाण काल, और दूसरा होता है मेटल एज, जब मानव ने धातु का उपयोग करना शुरू किया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमने क्या किया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड में। अब ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसे 2 कैटेगरी में, क्योंकि सबसे लंबा समय था, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट हो गया स्टोन एज, दूसरा पार्ट हो गया मेटल एज। अब स्टोन एज और मेटल एज में भी सबसे लंबा समय रहा किसका? स्टोन एज का। इसलिए स्टोन एज को फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट में। और ये 3 पार्ट कौन कौन से होंगे तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो 3 पार्ट होंगे स्टोन एज के, उनके नाम इस तरह से हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, दूसरा होगा मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल, और तीसरा होगा नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल। इस तरह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में हमने पूरे के पूरे पाषाण काल को डिवाइड किया। और जो दूसरा मेटल एज है इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले आता है जैसे धातुओं का उपयोग किया, लेकिन धातुओं के साथ साथ स्टोन्स का भी यूज किया जाता था। और जो सबसे फर्स्ट मेटल का यूज किया गया उसका नाम है कॉपर या तांबा। इसीलिए सबसे फर्स्ट जो मेटल एज है उसे कैलकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है।
कैलकोलिथिक एज जिसमें कि कॉपर के साथ साथ स्टोन्स का भी यूज किया जाता था। एंड देन वी हैव द लास्ट वन नोन एज आयरन एज यानी लोह युग। तो इस तरह से लोह युग जिसमें आयरन की डिस्कवरी हुई और लोहे का उपयोग करना शुरू किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है इतिहास में सारे इवेंट्स को अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे खास चीज जिसके माध्यम से आपको सिलेबस याद हो पाएगा या हिस्ट्री कंसाइज हो पाएगी, छोटी हो पाएगी, आपके दिमाग में फिट हो पाएगी, वो होती है एक महत्वपूर्ण कड़ी इतिहास को जानने की, जिसे हम बोलते हैं तिथि यानी कि डेट्स। ठीक है, बिना तिथि बिना डेट्स के इतिहास पूरी तरह से अधूरा माना जाता है, कोई भी मतलब नहीं हो सकता। तो अगर आपको इसको एक लिंक बनाना है, एक कड़ी अगर बनाना है, जोड़ना है, तो आपको इतिहास में तिथि को एकदम ध्यान रखना होगा। और इतिहास में डेट्स को या तिथियों को कैसे याद रखा जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, तो उसे हम एक टाइम स्केल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के समय जो ईयर चल रहा है, इस समय जो वर्ष चल रहा है, वो आप देख रहे हैं 2023 और 2023 जो चल रहा है वो इंग्लिश कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर ये 2023 आज के समय है तो ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है 0 ईयर से, 0 साल से। तो 0 साल से लेकर आज तक हमारे पृथ्वी पर कुल कितने वर्ष हमने देखे, 2023 साल अभी तक हो चुके हैं जो 0 वर्ष से स्टार्ट हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास सिर्फ 2023 साल पुराना है, इससे पहले भी इतिहास रहा होगा। लेकिन पहले 0 अगर वर्ष की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था जिनका नाम था जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 0 वर्ष में, और इस कारण इस 0 ईयर को कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में एनो डोमिनी। इट मीन्स बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर जितना भी टाइम आगे की ओर बढ़ा उसे कहा गया कॉमन इरा या सीई से भी इसे डिनोट किया जाता है। ये बढ़ते क्रम में टाइम चलता है, स्कैंडिंग ऑर्डर में टाइम चलता है। लेकिन जितना भी टाइम इसके पहले का था, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का था, क्योंकि इतिहास सिर्फ यहां से ही नहीं, इसके पहले भी हिस्ट्री थी, इसके पहले भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुए थे, मानव सभ्यताएं और साथ ही साथ राजवंश वगैरह थे। तो ये जो पीरियड रहा इसे कहा जाता है बिफोर कॉमन इरा, यानी बिफोर कॉमन इरा, जिसे कि हम जहां पर हम घटते क्रम में आगे बढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एस्केंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये होता है बीसी, ये होता है एससीई या एडी। अब दोस्तों यहाँ पे किस तरह से टाइम आगे बढ़ता है पीछे जाता है उसकी अगर बात करें, जैसे आप देखेंगे बिफोर कॉमन इरा में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बिफोर कॉमन इरा में, जबकि इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 बिफोर कॉमन इरा में। फाइव 563 में इनका बर्थ होता है, जन्म होता है, और 483 बिफोर कॉमन इरा में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन टाइम को जब हम लिख रहे हैं, तिथियों को जब लिख रहे हैं, तो ये नेगेटिव या घटते क्रम में आगे बढ़ रही है। और इस तरह घटते घटते हम 0 पर आएंगे और फिर टाइम आगे बढ़ना शुरू होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक खास तिथि की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मीडिएवल पीरियड में एक महान शासक का जन्म हुआ था जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म हुआ था 1630 1630 एडी में, और शिवाजी महाराज का निधन हुआ था 1680 एडी में। तो यहाँ पे टाइम आपको बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको घटते हुए दिखेगा। बढ़ ये भी रहा है, लेकिन ये घटते हुए बढ़ रहा है और 0 तक आने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें कि इस तरह से हम टाइम का यूज करते हैं इतिहास में। हिस्ट्री में 2 प्रकार के टाइम स्केल्स हो जाते हैं, एक बिफोर कॉमन इरा और दूसरा होता है सी या क्रिश्चियन इरा या कॉमन इरा। सभी लोगों को बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम एंशिएंट, मीडिएवल और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी उसके टाइम को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड माना जाता है ये अननोन पीरियड से स्टार्ट होता है, क्योंकि मानव का या मानव सभ्यता जो हुई, आदि मानव का जो काल रहा, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो रहा, वो काफी लंबा समय रहा। लेकिन अगर हम एक डेट की बात करें तो लगभग हम इसे 5 लाख ईयर्स, 5 लाख साल से लेकर 712 एडी तक मानते हैं। ये बिफोर कॉमन इरा में चलता है और ये आपका चलता है कॉमन इरा या फिर एडी में। ठीक है, तो 712 एडी, 5 लाख से लेकर 712 या अननोन पीरियड से लेकर 712 एडी तक का जो पूरा पीरियड रहा, इसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। देन मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है 712 712 से लेकर 1707 1707, और ये दोनों एडी में है। ये पीरियड कहलाता है मीडिएवल या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, 712 से 1707, जो लगभग 1000 साल का इतिहास रहा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1707 से लेकर
1947 तक का जो पूरा पीरियड रहा, इसे कहा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियड हुआ, ये मीडिएवल हुआ और ये एंशिएंट हुआ। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया उसको जाने। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड में हमारे इतिहासकारों के अनुसार जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे हिंदू थे, या मैक्सिमम जो रूलर्स थे वो हिंदू थे, जैन थे या बौद्ध थे। लेकिन मीडिएवल पीरियड में मध्यकालीन समय पर क्या हुआ कि एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ मक्का नामक स्थान पर, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब। और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और इस्लाम धर्म के ही का जब प्रचार प्रसार किया गया तो कुछ इस्लामिक इन्वेजन्स भारत में हुए, कुछ आक्रमण भारत में हुए और धीरे धीरे मुस्लिम सत्ता की भारत में स्थापना हुई। और मीडिएवल टाइम में इंडिया में मैक्सिमम जो रूलर्स रहे वो मुस्लिम रूलर्स रहे। तो इस पीरियड को हमने कहा मीडिएवल पीरियड। और मीडिएवल पीरियड में ही एक शासक हुआ जिसका नाम औरंगजेब था, जो कि अत्यंत ही क्रूरतम शासक था। और इसी की मृत्यु हुई 1707 में, जिसे हमने एंडिंग माना मीडिएवल पीरियड का। और उसके बाद भारत में धीरे धीरे जो यूरोपियन कंपनीज थी और जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल स्टेब्लिश हुआ। तो उस पीरियड को हमने बोला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब वन बाय वन हम एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने एंशिएंट पीरियड की बात की, जिसमें स्टोन एज आया और मेटल एज आया। तो स्टोन एज में पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज, जो कि लगभग 5 लाख से लेकर 10,000 बिफोर कॉमन इरा तक पेलियोलिथिक एज रहा। देन 10,000 टू 4,000 आपका बिफोर कॉमन इरा तक मीजोलिथिक एज रहा। और 6,000 टू 1,000 बिफोर कॉमन इरा तक आपका नियोलिथिक एज रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे चेल्कोलिथिक एज की तो लगभग 3200 से लेकर 1000 बिफोर कॉमन इरा तक आपका चेल्कोलिथिक एज रहा। और 1000 से लेकर 1000 टू 600 बिफोर कॉमन इरा तक आपका आयरन एज रहा, लोह युग रहा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इतिहास का वो समय होता है जिसके हमारे पास किसी भी प्रकार के लिटरेरी सोर्स नहीं होते हैं। वी हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि इस समय तक मानव के द्वारा जो लेखन कला होती है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, उसका विकास नहीं हो पाया था। इट मींस वी हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इस समय के इतिहास के बारे में हम पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ही डिपेंड्स हैं। वी डू नॉट हैव एनी लिटरेरी सोर्सेस, बिकॉज उस समय पर पीपल्स या लोगों के द्वारा लेखन कला का विकास नहीं हो पाया था। अब प्रोटो हिस्टोरिक टाइम जो होता है, यहां पर अगर बात करें तो दैट इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री वेयर वी हैव आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हैं जिन्हें अभी तक हम, जिसकी लिपि को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो उस पीरियड को हमने कहा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जैसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडिया में 2 सिविलाइजेशंस का विकास हुआ, जिसमें फर्स्ट सिविलाइजेशन थी आईबीसी, इट मीन सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस पीरियड से संबंधित है, तो आंसर होगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। और दूसरी सिविलाइजेशन जो यहां पर या इस समय पर भारत में विकसित हुई, उसका नाम था वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। आर्यों ने इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया था भारत में। और ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, एक प्रकार की रूरल सिविलाइजेशन थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रकार की अर्बन या शहरी सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के ही लोगों ने सबसे पहले कॉपर यानी तांबा और जिंक को मिलाकर ब्रोंज बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 2 सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुई प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है, हिस्टोरिक पीरियड उस टाइम को कहा जाता है जिसके बारे में या जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। और उन लिटरेरी सोर्सेज को हम समझ भी चुके हैं, हम उसकी लैंग्वेज को डिकोड भी कर पाए। इट मींस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री वेयर वी हैव आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज एंड वी कैन रीड दैट लिटरेरी सोर्सेज। अब इस ऐतिहासिक काल की बात करें, इस हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें एंशिएंट टाइम में, क्योंकि अब तो कंटिन्यूअसली जो पूरा पीरियड है वो ऐतिहासिक काल ही रहेगा, चाहे एंशिएंट हो, मीडिएवल हो या मॉडर्न हो। अब इस हिस्टोरिकल पीरियड में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका महाजनपद पीरियड, जिसमें हम 16 महाजनपदों की बात करेंगे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद होगी मगध। तो बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा इतिहास है वो मगध के इर्द गिर्द ही रन करेगा। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट की। प्राचीन काल में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, इसके अंतर्गत भारत में कुछ धर्मों की उत्पत्ति हुई, कुछ नए नए धर्म भारत में आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा भागवत धर्म, वैष्णव रिलीजन और शैव रिलीजन की भी उत्पत्ति यहां पर हुई। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है जैनिज्म और बुद्धिज्म। एंड देन वी हैव मौर्यन डायनेस्टी और मौर्य एम्पायर एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड।
तो दोस्तों हमें मौर्य और पोस्ट मौर्य पीरियड की बात करेंगे, जिसमें हम मौर्य वंश के 3 महान शासक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की बात करेंगे। जबकि पोस्ट मौर्य पीरियड जब आया, जब मौर्यों का डिक्लाइनेशन या पतन शुरू हुआ, तो कुछ ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज आई, जैसे कि शुंग, सातवाहन और कण्व डायनेस्टी। इस समय पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए और इनसे पहले भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए। तो एक टॉपिक हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। और इस फॉरेन इन्वेजन में हम ग्रीक इन्वेजन से पहले जो पर्शियन इन्वेजन हुए, जिसमें हम पर्शियंस इन्वेजन से पर्शियंस के आक्रमणों की बात करेंगे। देन ग्रीक इन्वेजन में सिकंदर के आक्रमण की बात करेंगे। इसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के फॉरेन इन्वेजन हुए, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, यूची ट्राइब के जो आक्रमण हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुषाण एम्पायर को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम साउथ इंडिया का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संगम एज। और संगम एज के बाद हम आएंगे गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसे कहा जाता है गुप्त एम्पायर और गुप्त पीरियड। तो फिर हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, जिसमें जितने भी ग्रेट रूलर्स हुए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उन सभी गुप्त शासकों की और उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो रिलीजियस कंडीशंस थी, किस प्रकार का आर्ट या स्थापत्य कला का विकास हुआ, उस सारी चर्चाओं को करेंगे हम गुप्त पीरियड में। और लास्ट टॉपिक हमारा आएगा पोस्ट गुप्त पीरियड। और इस पर्टिकुलर पोस्ट गुप्त पीरियड में हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, एक नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज और साउथ इंडियन डायनेस्टीज। पोस्ट गुप्त पीरियड में जो नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज थी, उसमें नाम आते हैं पुष्यभूति वंश का, बंगाल में गौड़ वंश, पाल वंश और सेन वंश का। इसके अलावा मालवा में एक गुप्त वंश हुआ करता था। इसके अलावा अगर कन्नौज की बात करें तो वहां पे मोखरी वंश था। गुजरात में मैत्रक वंश था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा पार्ट होगा साउथ इंडियन डायनेस्टीज, दक्षिण भारत के वंश, जिसमें हम चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। अब आते हैं मीडिएवल या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली ब्रॉडली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं अरब और तुर्किश इन्वेजन, दूसरा है दिल्ली सल्तनत और तीसरा है मुगल एम्पायर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइम में हम बात करेंगे सबसे पहले इस्लाम रिलीजन के बारे में, राइज ऑफ इस्लाम को समझेंगे, इस्लाम धर्म के प्रिंसिपल्स को जानेंगे। और इस्लाम धर्म के उद्गमन के बाद भारत में इस्लाम के प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो इस्लामिक इन्वेजन हुए, उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं अरब इन्वेजन। और अरब इन्वेजन हुए भारत में 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसकी चर्चा करेंगे। देन भारत पर तुर्की आक्रमण हुए, टर्किश इन्वेजन हुए। और इन टर्किश इन्वेजन में सबसे पहला आक्रमण हुआ किसका? महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया 1000 से 1027 के बीच में लगभग 17 बार। और दूसरा आक्रमण हुआ हमारे देश पर गोरी का, यह भी एक तुर्की आक्रमणकारी था और इसने 1175 से आक्रमण किए। और इसी के गुलामों ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे कॉन्कर करना शुरू किया। लेकिन 1206 में गोरी जाटों और खोखर जनजातियों के लोगों के द्वारा मारा गया। और इसी के बाद इसी के ही गुलामों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड दिल्ली सल्तनत माना जाता है। और इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी गोरी के ही गुलामों ने, जिसे गुलाम वंश के रूप में यानी स्लेव डायनेस्टी के रूप में जाना गया है। और स्लेव डायनेस्टी का टाइम ड्यूरेशन रहा 1206 से लेकर 1290 तक, ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे सुल्तान हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। दूसरा वंश यहाँ पे आया खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान। और तीसरे नंबर पे आया तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक सबसे लंबा समय रहा इनका, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद जैसे शासकों ने शासन किया। इसके बाद आता है सैयद वंश, जिन्होंने काफी शॉर्ट पीरियड तक रूल किया, 1414 टू 1450-51 तक। और इसमें नाम आता है खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह का और आदिल शाह का। और 5वें नंबर पे अंतिम जो डायनेस्टी रही, इसे कहा जाता है लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया, जिसमें 3 सुल्तान हुए, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोधी।
इसी इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी एक और तुर्की आक्रमणकारी ने जिसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर, और जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया इब्राहिम लोदी को और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब ये जो मुगल एम्पायर है ये 1526 से शुरू हुआ और 1857 तक चला, लेकिन हम मीडिएवल टाइम में के बारे में बात करेंगे 1707 तक, जिसमें 6 ग्रेट मुगल रूलर्स हुए, मुगल इंपीरियर्स हुए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है किसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, जिसने 1526 से 1530 तक दिल्ली और आगरा में शासन किया। दूसरा इसका बेटा, इसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर 1556 तक दिल्ली और आगरा पर या नॉर्दर्न इंडिया में शासन किया। तीसरे नंबर पर आता है इसी का पुत्र जिसका नाम था अकबर, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। इसी के बाद आता है चौथे नंबर पर इसी का बेटा जहांगीर, जिसने 1605 टू 1627 तक रूल किया। और इसी के बाद आता है इसी का पुत्र जिसका नाम है शाहजहां, जिसने 1627 टू 1656 तक रूल किया। और इसी के बाद आखिरी और लास्ट ग्रेट मुगल इंपीरियर जिसे कहा जाता है औरंगजेब, जिसने 1656 से लेकर 1707 तक सबसे लंबा शासनकाल रहा किसका, औरंगजेब का। तो ये पीरियड कहलाता है, ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसी के अलावा हम मीडिएवल हिस्ट्री में एक और टॉपिक को कवर करेंगे जो कि होगा भक्ति आंदोलन, और साथ ही साथ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। 2 टॉपिक और यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मॉडर्न या आधुनिक भारतीय इतिहास की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। सबसे पहले है कंपनी रूल और दूसरा है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब अगर इस कंपनी रूल की बात करें तो इसमें हम 1707 से लेकर 1858 तक के समय को डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इसके बीच में उनकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पोर्तुगीज, डच, डेनिश, स्वीडिश, फ्रेंच, इन सभी के अराइवल के बारे में जानेंगे। सेकेंड होता है इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत, क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव थी। एक प्रकार से जो सेंट्रल पावर मुगल्स थे वो वीक हो चुके थे और कई सारी रीजनल पावर्स यहाँ पर उनका ओरिजिन होने लगा था, उदय होने लगा था, जिसमें मराठा, सिख, मैसूर, बंगाल, अवध, हैदराबाद के निजाम, इन शक्तियों का उदय हुआ था। तो यहाँ पर एक प्रकार का टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंस या कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हो चुके थे इन शक्तियों के बीच में, और चूंकि सेंट्रल पावर वीक थी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइम रहा ये 18th सेंचुरी की इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन। थर्ड, तीसरे नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन सभी के ऊपर विक्ट्री हासिल की, इन्हें कॉन्क्वेस्ट किया, इन्हें जीता। तो तीसरे नंबर पे आएगा विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी, इट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज रही, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके पीछे क्या क्या कॉजेस रहे, किस तरह से ये रिवोल्ट का एक्सपांसन हुआ, विस्तार हुआ, कौन कौन महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस रहे या महत्वपूर्ण लीडर्स रहे जिन्होंने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया, और क्या कारण रहा कि 1857 का विद्रोह अनसक्सेस हो गया। इन चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी। एंड देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स एंड वॉइसरायज की। और इसी के बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सोशल एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। सोशल एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की अगर बात की जाए तो सोशल और रिफॉर्मिस्ट अगर मूवमेंट की बात करें तो इसमें हम राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की जो स्थापना हुई, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को बात क्लियर हो गई है, सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? ये है क्या? अब देखिए, ये हो गया आपका एक पार्ट जिसे हमने कहा कंपनी रूल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसे कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाते हैं। अब इसमें हमने टाइम माना 1858 1858 से लेकर इंडिया की फ्रीडम 1947 तक का समय, जिसे कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्री कांग्रेस एसोसिएशन। प्री कांग्रेस एसोसिएशन जो बने थे कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से पहले, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस बने उन्हें हम बात करेंगे प्री कांग्रेस एसोसिएशन में, जैसे इंडियन एसोसिएशन हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी। देन वी विल डिस्कस ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना की बात की जाएगी, कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए, जो फाउंडिंग मेंबर्स हुए, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताई गई लाइक लाइटिंग बोल्ट थ्योरी, इलेक्ट्रिक बल्ब थ्योरी, और जो इंपॉर्टेंट सेशंस, इनिशियल जो सेशंस हुए जिसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, उन सब की बात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस का एक लंबा दौर चला जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट फेज, यानी नरम दल, जिसे कहा जाता है उदारवादी चरण, जो माना जाता है 1885 से लेकर 1905 तक का चरण कहलाता है कांग्रेस का उदारवादी चरण। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें किस तरह से कांग्रेस ने मूवमेंट्स किए, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इस समय पर, उन सब की चर्चा करेंगे। देन फोर्थ नंबर पे आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि लगभग 1905 से लेकर 1920 तक का माना जाता है। यहाँ पे कुछ उग्रवादी तरीके से, कुछ एक्सट्रीमिस्ट तरीकों को अपनाया गया कांग्रेस के द्वारा, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुए, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो जिसमें एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को शामिल किया गया। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे 1905 टू 1920 तक के पीरियड में, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग बने, लखनऊ पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। इसके बाद गांधी जी का इंडिया में अराइवल होता है, गांधी जी का आगमन होता है, और यहां से गांधीयन फेज स्टार्ट होती है। और दोस्तों गांधीयन फेज की अगर बात की जाए तो ये बात की जाएगी 1915 से लेकर 1942 तक, गांधी जी के आगमन से हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अराइवल ऑफ गांधी जी, आने के बाद उन्होंने इनिशियल जो मूवमेंट्स किए लाइक खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, और जो अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट हुआ। देन गांधी जी के द्वारा जब रोलेट एक्ट आया तो रोलेट एक्ट के खिलाफ एक मूवमेंट लाया गया, उसी के साथ साथ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। देन गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे चोरी चोरा केस के बाद वापस ले लिया गया। देन इसके बाद क्या हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1927 में अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया। इसी के बाद इसी के दौरान एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट के ही कंटेम्प्रेरी, के ही पैरेलल मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसे जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला कहा जाता है। इसी के बाद 1929 में एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, जहां पे आजादी या स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव पारित हुआ, और 26 जनवरी को भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। इसी के बाद 1930 में गांधी जी ने भारत के गवर्नर जनरल को लेटर लिखा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, हमारे डिमांड्स को नहीं माना, जिसमें 11 पॉइंट्स बताए गए, तो गांधी जी क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। इसी के बाद क्या हुआ, गांधी जी को मनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1930 में, गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, उसमें गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कुल मिलाकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जो 1930 से 1932 तक हुए। 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड इशू किया गया, जिसमें कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उन्हें कम्युनल इलेक्शन के राइट्स दिए गए। और इसी के मद्देनजर, इसी के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया पुणे के यरबड़ा सेंट्रल जेल में। इसी के बाद एक पूना समझौता हुआ बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जो कि 24 सितंबर 1932 में हुआ। इसी के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि डिप्रेस्ड कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के उत्थान के लिए वो एफर्ट्स करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, और उन्होंने 1932 से 34 तक कई सारे कार्य किए डिप्रेस्ड कम्युनिटीज और वर्गों के उत्थान के लिए। इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बड़ा मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था लास्ट, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, 1942 में। तो यहां तक ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं गांधीयन फेज। अब सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स ही नहीं हो रहे थे इंडिया की आजादी के लिए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी हो रहे थे। तो अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की। तो हम इसे रिवोल्यूशनरी फेज बोल सकते हैं।
और इस रिवोल्यूशनरी फेज की बात करें, क्रांतिकारी चरण की अगर बात करें, तो इसमें हम अलग अलग जगहों के जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए हैं उनकी बात करेंगे। लाइक सबसे पहले बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, अनुशीलन समिति, और जो अलग अलग केस हुए, लाइक मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, अलीपुर बॉम्ब केस, उनकी बात करेंगे, दिल्ली कंस्पायरेसी केस। इसी के बाद जो महाराष्ट्र के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से एक्टिविटीज हुई हैं, जिसमें कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना हुई, नासिक कंस्पायरेसी केस हुआ, इन सारी घटनाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन वी हैव दी नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में यूपी, बिहार और पंजाब के जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बने, लाइक एचआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो एचएसआरए बनाया गया। फिर असेंबली में जो बॉम्ब केस हुआ, सोंडर्स मर्डर केस जो हुआ, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में अगर बात की जाए तो गदर मूवमेंट चला, जिसमें अमेरिका में काफी ज्यादा रोल रहा गदर मूवमेंट का। वहीं हम बात करें अगर ब्रिटेन में, तो इंडियन हाउस की स्थापना की गई। फ्रांस में मैडम बीकाजी कामा काफी एक्टिव रही। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। इसी में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि होगा फार्मर्स मूवमेंट और जो आर्म्ड रिवेलियन हुए थे ब्रिटिश रूल के दौरान। अब फार्मर्स मूवमेंट की बात करें तो इसमें मोपला रिवोल्ट आता है, बारदोली मूवमेंट आता है, और जो आर्म्ड रिवेलियन हुए थे, जिसमें कि वेल्लोर म्यूटनी जो 1806 में हुई, और जो ढाका में या बांग्लादेश में जो सूर्य सेन के द्वारा, मास्टर सूर्य सेन के द्वारा जो चिटगांव आर्मर रेड हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें आता है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जिसमें हम स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण इवेंट्स की बात करेंगे, स्वतंत्रता की ओर जो हम आगे बढ़े, जिसमें 1937 के जनरल इलेक्शन, फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस कैबिनेट। देन क्या होता है कि कांग्रेस कैबिनेट के द्वारा जो रेजिग्नेशन दिया जाता है ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें इंडिया को पार्टिसिपेट किया गया, भारत को शामिल किया गया इसके विरोध में। इसी के बाद मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया जिसे डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस कहा जाता है। इसी के बाद हम देखें तो अगस्त ऑफर 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1945 में बेबल योजना दी गई। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने अंतरिम सरकार और संविधान सभा की स्थापना करी। और 1946 में माउंटबेटन प्लान आया, जिसने 3 जून योजना दी, जिसके अनुसार भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही साथ भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। तो माउंटबेटन प्लान जो 3 जून योजना कहलाती है, जिसके माध्यम से भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन हुआ, वो हमारा यहां पर आखिरी टॉपिक होगा टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस में। और ये होगा हमारा पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट और कंपनी रूल। तो ये होगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास का पूरा सिलेबस। ये पूरा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है दोस्तों, जिसे हम 1 बाय 1 एक एक करके कवर करेंगे। इसके बाद ध्यान रखें, इसमें हम खासतौर से उन टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे और मोर उस पर डिस्कस करेंगे जो हमारे सीयूईटी एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जिसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। द व्हील वॉज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ, पहिया या अगर व्हील की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी मानी जाती है मानव के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री में। और इसकी खोज जो हुई थी, इसका जो इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था आपके नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री बुक डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। चूंकि मैंने आपको बताया कि लिटरेरी जो सोर्स होते हैं इतिहास को जानने के, 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। लिटरेरी सोर्स में बुक्स होती हैं, जिसमें कि 2 प्रकार से हमने उसे डिवाइड किया था, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस में कई प्रकार के मैंने आपको नाम बताए, जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, इसके अलावा इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है। इस तरह के कई सारे ग्रंथ हैं। इसी में एक नाम आता है किसका, राजतरंगिणी का। और राजतरंगिणी एक बुक है, एक टेक्स्ट है, जिसे लिखा था बिल्हण ने, जिसमें कश्मीर के इतिहास और कश्मीर के राजवंशों के बारे में सटीक जानकारी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजतरंगिणी। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस की बात कर ली और एक इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश की, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में जाना। तो इसी तरह आप बने रहें यूटी वाला पर, और अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और इसी तरह बने रहें, क्योंकि यहाँ पर जो सेशंस होंगे आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।